हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग एनसीटी यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के पेपर में जो ज्योग्राफी डोमेन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग आपका पेपर पैटर्न और यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक से पूछे गए हैं, किस चैप्टर से पूछे गए हैं, उसके बारे में भी पूरा जो है ए टू जेड हम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप एनसीटी 2025 का एग्जाम देने जा रहे हो और आप जो है डोमेन में अगर आप ज्योग्राफी लिए हो तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से पता चलेगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस टाइप से, किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सारी बातें आपको इस सेशन में समझ में आ जाएंगे। तो 2025 में पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी आपके दोस्त, सखा, मित्र अगर तैयारी कर रहे हैं एनसीटी 2025 की तो उनको भी ये सेशन जरूर से शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर, हर एक जानकारी यहाँ पर आपको जो है टाइम से और ऑथेंटिक तरीके से मिलती है इसी चैनल पे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एनसीटी आईटीपी बीएड का एग्जाम पैटर्न यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। आप सभी को पता है, नहीं पता है तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि 180 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, 180 मिनट का टाइम यहाँ पर मिलता है, मतलब कितने घंटे हो गए? 3 आवर हो गए। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, 3 घंटे में यहाँ पर 180 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। टोटल जो मार्क्स होते हैं यानी कि टोटल जो आपका यहाँ पर जो मेरिट बनता है वो 640 नंबर पे बनता है। कितने नंबर पे? 640 नंबर पे। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी है और एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 4 नंबर का होता है। तो एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो आपके सही में से जो सही आपके नंबर होंगे उसमें से 1 नंबर आपका यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर पूरा होता है। 160 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पूछे तो 181 जाते हैं, उसमें से कुछ ऑप्शनल होते हैं तो छोड़ देना होता है उनको। 160 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो 16 चौको 64, 640 नंबर का टोटल पेपर यहां पर आपका बनता है। 640 में से आपको अगर मान लो 400 पार कर ले रहे हो, 450, बहुत अच्छी स्थिति में आप हो मान लो। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा डोमेन के बारे में बात करें, क्योंकि हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यू का डिस्कशन करने वाले हैं तो डोमेन सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, जब आप एनसीटी का एग्जाम देते हो तो कई सेक्शन में डिवाइडेड है। आपका जो सिलेबस आप देखोगे कई सेक्शन में पूरा पेपर बटा हुआ है। तो पहला जो सेक्शन होता है वो आता है आपका लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज में आपको कोई 2 लैंग्वेज लेने होते हैं। ठीक है, एक ले लिया, दूसरा ले लिया। फिर आपका होता है दूसरा सेक्शन होता है डोमेन का। डोमेन में आपको टोटल 3 डोमेन लेने होते हैं। 3 डोमेन में जो है आप जो मन करे आप ले सकते हो। ठीक है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लो, या फिर आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ले लो, जैसा भी आपको लेना है। ठीक है, उस हिसाब से आप ले लो। जैसे आपने पीसीएम से पढ़ाई करी 12th में तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले सकते हो, या फिर जो भी अगर पीसीबी था आपके पास तो बायोलॉजी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 डोमेन ले लिया। और आपके पास एक होता है जनरल टेस्ट, ठीक है, और एक होता है आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये सारे पेपर आपको यहाँ पर देने होते हैं। सबका अगर मिला लोगे तो टोटल 181 क्वेश्चन होते हैं। और स्पेसिफिकली हम डोमेन में बात करें तो डोमेन में चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड में बात करें, चाहे यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर आपसे 28 क्वेश्चन पूछा गया। कितना? 28 क्वेश्चन। और 28 में से डोमेन की अगर बात करें स्पेशली तो डोमेन में 28 क्वेश्चन पूछा जाता है। 28 में से आपको 25 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं, यानी 3 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, आप उसको छोड़ना होता है, उसको मतलब बनाना नहीं होता है। 28 में से आपको 25 ही बनाना होता है। ठीक है, और ये डोमेन का सिलेबस आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो? तो आप ये जो है एनसीटी के वेबसाइट पे भी जा सकते हो, या फिर एनटीए का जो है ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर भी जाकर के आप ये एनसीईआरटी का जो आपका 12th का होता है वही इसका सिलेबस है। तो 12th का जो बुक आप पढ़ रहे हो जियोग्राफी का, ठीक है, तो आपको पता होगा कि 2 बुक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमको पढ़ने होता है। एक है आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है, और दूसरा है आपका फंडामेंटल्स, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ
ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ऐसे करके 2 बुक है और इन दोनों बुक से आपका यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों बुक को हमको लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ना होता है। अगर आप ये कर लोगे तो आपका डोमेन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी हम एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी इस एक सेशन को देखने के बाद। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो एनसीटी आईटीपी 2025 की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चाहे बीकॉम बीएड कर रहे हो, बीएससी बीएड कर रहे हो, चाहे बीए बीएड कर रहे हो। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। सिर्फ 2999 इसकी फी है। ठीक है, बेहतरीन फैकल्टी के साथ जुड़ करके और अपनी तैयारी को जो है वो एक नया मुकाम दे सकते हो और एक सीट अपना जो है पक्का कर सकते हो अपने जहां भी पढ़ना चाहते हो वहां पे। आप चाहो तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो या फिर सिंपली आपको प्ले स्टोर से जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहां से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर प्ले स्टोर में जाओ, सीयूटी कॉन्सेप्ट डाउनलोड करो और सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। पीवाईक्यू मिल जाएगा। ठीक है, डेमो लेक्चर अगर आपको देखना है तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, और ज्योग्राफी स्पेसिफिकली मतलब पढ़ना आपको बहुत शानदार तरीके से, तो हमारी क्लास चल रही है, मैं खुद ही ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं पहले सवाल के ऊपर। तो 2024 में जो सवाल पूछा गया वो पहला सवाल यहां पर कुछ ये था। ठीक है, 2024 में पहला जो क्वेश्चन यहां पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन की आईडी भी लिखी हुई है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन जो है अगर ये देखो, व्हाट इज द मेन काज ऑफ मेल माइग्रेशन इन इंडिया। ठीक है, भारत में पुरुष प्रवासन का मुख्य वजह क्या है, मतलब पुरुष लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष लोग जो है अपना जो है एक जगह छोड़ करके, अपना जगह छोड़ करके जहां वो रहते हैं वो छोड़ करके दूसरे जगह पर क्यों चले जाते हैं। मतलब जाते हैं अलग अलग कारण से जाते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में जा रहे हो सकता है बेटर एजुकेशन के चक्कर में जा रहे हो। ठीक है, हो सकता है हेल्थ फैसिलिटी के चक्कर में जा रहे हो। ठीक है, जॉब के चक्कर में। तो जो है यहां पर अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक आदमी जो है माइग्रेट करता है। ठीक है, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली जो सवाल पूछ रहा है वो मेल माइग्रेशन के ऊपर पूछ रहा है कि जो मेल होते हैं, जो मतलब पुरुष लोग हैं, वो क्यों भारत में यहां पर एक स्थान से दूसरे को यहां पर प्रवास करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जब अपना आप बुक खोलोगे, ठीक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तो ये जो दूसरी वाली बुक है जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में दिया गया है, तो यहां पर जब ये पढ़ोगे, इसमें जब एक चैप्टर आप पढ़ोगे माइग्रेशन का, ठीक है, माइग्रेशन का, ये सेकंड चैप्टर में ही है, तो सेकंड चैप्टर जब आप यहां पर खोलोगे माइग्रेशन, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेल माइग्रेशन, फीमेल माइग्रेशन क्या होता है, तो फीमेल माइग्रेशन आपको पता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखना। फीमेल माइग्रेशन सबसे ज्यादा किस लिए होता है, तो फीमेल माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है विवाह के कारण, विवाह यानी कि मैरिज के कारण यहां पर सबसे ज्यादा जो है माइग्रेशन होता है। लगभग 67% महिलाएं अपना स्थान, मतलब अपना जो है बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, वो गाना आपने सुना होगा, तो बाबुल का घर छोड़ करके बेटी पिया घर चली जाती है। क्यों? क्योंकि शादी हो गया। ठीक है, तो शादी के बाद जो है महिलाएं, ज्यादातर जो माइग्रेशन होता है महिलाओं का, वो किस लिए होता है, तो मैरिज के कारण होता है, यानी कि शादी के कारण। ठीक है, लेकिन यहां पे पूछा गया है कि मेल का माइग्रेशन क्यों रहा, तो मेल का जो माइग्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा किसके कारण होता है, यहां पर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के कारण। ठीक है, तो यहां पर मैरिज के कारण भी कुछ माइग्रेशन होता है 1-2%। ठीक है, एजुकेशन के कारण भी होता है, बिजनेस के कारण भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो वर्क और एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में जो मेल लोग हैं वो अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं काम और रोजगार की तलाश में। लगभग 38% जो माइग्रेशन होता है पुरुषों का, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से होता है। आगे हम यहां पर आपको डेटा भी दे देते हैं। ठीक है, आप देख लो, ये देखो यूनिट 1 है, चैप्टर 2 है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का माइग्रेशन चैप्टर है, चैप्टर 2 टाइप्स, काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अभी हम पेड कोर्स में ये चैप्टर जो है पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, एक क्लास और बचा है, एक क्लास में हमने काफी चीज सीखा है और ये भी हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, पेड क्लास में। तो अब देखो यहाँ पे एक चार्ट बना करके दिया गया है, ये 16%, ये 38% जो लिखा हुआ है यहाँ पर 38%, ये किसके लिए है, यहाँ पर देखो ये किसका माइग्रेशन है, ये मेल माइग्रेशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, ये किसके बारे में, मेल माइग्रेशन के, नीचे कट गया है बट ये मेल माइग्रेशन का यहाँ पर चार्ट है। ठीक है, ये जो है मेल माइग्रेशन,
ये मेल माइग्रेशन, और इधर वाला जो है ये आपका फीमेल माइग्रेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो फीमेल माइग्रेशन देखो यहाँ पर 65% यहाँ पे दिया गया है, वैसे कई जगह 67% मिलेगा, बट यहाँ पर 65% है। तो 65% जो है वो किसके कारण हो रहा है, ये देखो विवाह के कारण, तो ये विवाह वाला यहाँ पे दिया गया है। तो महिलाओं का सबसे ज्यादा माइग्रेशन विवाह के कारण होता है, और पुरुषों का सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो है काम और रोजगार की तलाश में, ठीक है। तो रोजगार यहाँ पे लिख सकते हो, काम और रोजगार की तलाश में, ठीक है। वर्क और इंप्लॉयमेंट के चक्कर में ज्यादातर मेल जो है माइग्रेट करते हैं, किस स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। तो आई होप कि ये वाला जो है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देख रहे हो कहीं से भी मतलब ये चार्ट बना हुआ है, दिया गया है, अब इससे क्वेश्चन उठा लिया जा रहा है। तो हर चीज आपको ध्यान से पढ़ना है, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी में दिया गया हर चीज हमको आना चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन SBM इज अ पार्ट ऑफ, अब देखो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये किसका पार्ट है, मतलब किस मिशन का पार्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन किसका हिस्सा है। तो जब अपनी एनसीईआरटी आप खोलोगे तो एनसीईआरटी में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो 12वीं चैप्टर है ना, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का, ठीक है, कुछ मतलब ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव एंड ऑन सम इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स पे, तो वहां पे स्लम का प्रॉब्लम दिया गया है, वहीं पे एक बॉक्स में लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, अर्बन रिन्यूअल मिशन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी नवीनीकरण मिशन, शहरी नवीनीकरण मिशन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। आपको पता है ये 2014 में जो है ये लॉन्च हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी जब आए थे तो उसी समय जो है इसको लॉन्च किया गया था। साफ सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है गाँव को, ठीक है। तो गाँव में भी जो है शौचालय वितरण हुए, आप सभी को पता है कई सारे शौचालय सरकार ने बनवाए, ठीक है, ताकि जो है कई सारे गाँव को अब ओपन डेफिकेशन फ्री भी जो है यहाँ पे किया जा चुका है, डिक्लेयर किया जा चुका है, ठीक है। तो साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। जब भी 2 अक्टूबर होता है तो आपको पता होगा कि मोदी जी जो है अलग अलग जगह पर जाकर खुद ही झाड़ू लगाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पे है, ठीक है, उसी की बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन ये बॉक्स में लिखा हुआ था, और ये बॉक्स में देखो लिखा हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन बना दिया गया कि स्वच्छ भारत मिशन किसका पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ अर्बन रिन्यूअल मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन स्लम्स। तो ये जो स्पेसिफिकली किसके लिए यहां पर बात किया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, ये अर्बन स्लम्स के लिए यहां पर लॉन्च किया गया है। तो धारावी का जो यहां पर दिया गया आपके बुक में कि जो है एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम कौन, धारावी, जो कि मुंबई में है, तो उसी के बारे में दिया गया है, केस स्टडी दिया गया आपके किताब में। और वहीं पर नीचे लिखा गया है क्या यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने जो है स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया है अर्बन स्लम्स के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। भाई पानी, स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, तो उसका टॉयलेट नहीं है, तो उसके बारे में मतलब उसका जो है सबको फैसिलिटी दिया जाए, टॉयलेट का फैसिलिटी दिया जाए, क्लीन वाटर का फैसिलिटी दिया जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए ये जो है स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पर बात की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन का भी 2 पार्ट है, एक अर्बन है, एक रूरल है, ठीक है। तो अर्बन वाले के तहत ये आ जाएगा, ठीक है, अर्बन स्लम्स की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अगला सवाल जो है, ये सवाल देखोगे तो पहला चैप्टर से ही आया है, जो आपका पहला बुक है, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें देखोगे तो ये वाला जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, कौन से स्कूल ऑफ ज्योग्राफी बिलीव्ड ह्यूमन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर एंड दे अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर, ठीक है। मतलब यहां पर किसकी बात की जा रही है कि जो है ह्यूमन जो है बहुत ज्यादा किसके द्वारा जो है यहां पर इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज्यादा नेचर के द्वारा, ठीक है। तो आपको पता है कई बार हमने ये डिस्कस किया है, एक जो हम सीयूटी का PYQ डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से मानव भूगोल का कौन सा विचार संप्रदाय यह मानता है कि मानव प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रभावित है और प्रकृति के अनुसार खुद को बदलते हैं, खुद को ढालते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या क्या कहा जा रहा है, अगर कुल मिलाकर कहोगे तो नेचर एक स्ट्रांग फोर्स है। क्या कहा जा रहा है कि नेचर एक स्ट्रांग फोर्स है और ह्यूमन जो है खुद को जो है एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, एडॉप्ट करते हैं किसके बेसिस पे, किसके अकॉर्डिंग, तो नेचर के फोर्स के सामने जो है ह्यूमन कुछ नहीं है, जैसे जैसे नेचर कहेगी, क्योंकि नेचर बहुत स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन को ढलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। जब हम लोग पढ़ रहे थे नेचर के बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर के बारे में, वहीं पर ये आया था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो ये किसका पार्ट है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का पार्ट है, ठीक है, नेचुरलाइजेशन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन क्या है, नेचुरलाइज्ड है,
ठीक है, हर चीज डिटरमाइन किसके द्वारा हो रही है, नेचर के स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा। तो जब शुरुआत में जब आदि मानव लोग रहते होंगे तो नेचर जैसे जैसे कहती होगी, नेचर में जो उपलब्ध है, फल फूल है, जानवर है, उसी को मार करके वो खाते थे, वो खेती नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था। तो बाद में जब आए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो यहां पर क्या हो गया, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ। तो इसके बाद से देख रहे हैं कि ह्यूमन बहुत ज्यादा प्रगति कर गया और इसके बाद हमने नेचर को ह्यूमनाइज्ड कर दिया। ठीक है, तो ये नेचर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यहां पर किसके बारे में ये बता रहा है, ये बता रहा है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में, कि सब कुछ किसके द्वारा डिटरमाइन हो रही है, पर्यावरण के द्वारा, यानी कि इन्वायरमेंट के द्वारा। तो ये डिटर्मिनिज्म वाले में आपका आ जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिज्म के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, जिसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई और जो है ह्यूमन ने उसको क्या किया, अपने अनुसार ढाल रहे हैं। ह्यूमन जो है जो चाह रहा है अब नेचर के साथ वैसा कर पा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर ग्रिफिन टेलर के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं। तो ये पूरा जो है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेना, ये चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हमने आंसर बता दिया है, यूनिट 1 चैप्टर 1 नेचर ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप से यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया। अगला सवाल देखो, इन विच कंट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है सहकारी कृषि की, कि सहकारी कृषि जो है वो किस देश में सबसे ज्यादा सफल हुआ। ठीक है, सहकारी कृषि किस देश में सबसे ज्यादा सफल हुआ, यह पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आता है कि सहकारी कृषि क्या है। ठीक है, सहकारी कृषि है क्या, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है क्या। तो जैसे आपने अमूल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो अमूल भी क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग का ही उदाहरण आप इसको मान सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कई लोग, जैसे कई किसान हैं जो दूध का उत्पादन करते हैं। अमूल में क्या होता है, कई किसान हैं वो दूध का उत्पादन करते हैं, वो लोग एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, और एक साथ क्या करेंगे, मिल करके जो है अपना दूध जो है वो बेचेंगे एक साथ मिल करके। जैसे दूध का दाम बढ़ाना है, कम करना है, वो सब निर्णय मिल करके लिया जाता है। तो मान लो कई सारे कृषक हैं और वो एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, कई सारे कृषक हैं और ये एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, कई सारे कृषक एक साथ आते हैं और ये अपना क्या, एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, और ग्रुप बना करके ये डिसाइड करते हैं कि चलो आज से जो है जो भी खेती होगी हम साथ में मिल करके करेंगे, जो भी लैंड का ओनरशिप होगा हम उसको मिल बांट करके, श्रम जो होगा सब लोग साथ में लगाएंगे, टेक्नोलॉजी जो होगा टेक्नोलॉजी पर जो खर्च आएगा उसमें सब लोग मिल करके खर्च करेंगे, मिला करके सब लोग पैसा देंगे। तो इनको बहुत होता है इसमें फायदा, क्योंकि मिल करके समूह में जब काम करेंगे तो एक तो होगा कि कॉस्ट जो लगेगा आपका, जैसे आप छोटे छोटे खेतों में जब खेती करते हो, ये छोटा खेत, ये छोटा खेत, ये छोटा खेत, तो इसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। जब मिल करके जब साथ में काम करोगे तो आपको खर्च कम पड़ेगा और जो भी डिसीजन लेना होगा मिल करके डिसीजन लोगे तो डिसीजन भी अच्छा होगा और आपके पास पावर भी आ जाएगा, बार्गेनिंग पावर आ जाएगा। आप मिल करके जो है साथ में मार्केट को हो सकता है थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर पाओ, क्योंकि सब लोग मिल गए तो दूध के दाम में आप जो है बढ़ोतरी करना है, घटाना है, ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो यहां पर जो है काफी फायदा हो जाता है मिल करके खेती करने में। ठीक है, तो ये कई लोग मिल करके, जैसे अमूल का एग्जांपल दिया, कई लोग मिल करके साथ आएंगे और इसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगा और मिल करके काम करेंगे। जो भी डिसीजन लेना होगा सदस्यों में से ही लेंगे। जो भी बेचा जाएगा दूध, जैसे अमूल का एग्जांपल लिया, दूध बेचा जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा सब में जो है बराबर बराबर ये लोग बांट लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके यहां पर होता है। तो यहां पर पूछ रहा है सहकारी कृषि सबसे ज्यादा कहां पे सफल हुआ, तो डेनमार्क में हुआ। कहां पे, यूरोपियन कंट्री में जो है काफी सफल हुआ। तो डेनमार्क का यहां पर दिया गया था आपके बुक में। ये प्राइमरी एक्टिविटी जब पढ़ोगे, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, सॉरी ये जो है आपका पहला वाला बुक है जो, ठीक है, आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वहां पर 5वें चैप्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में दिया गया है। डेनमार्क में हुआ, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, स्वीडन में, इटली में। तो जो यूरोपियन कंट्री है वहां पर ये काफी सफल हुआ है। तो डेनमार्क यहां पे ऑप्शन में था, तो डेनमार्क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग कैनाल्स कनेक्ट्स द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू फॉर्म एन आइलैंड। ठीक है, इनलैंड वाटरवे। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवे भी होता है। ठीक है, वाटरवे कई प्रकार के होते हैं। जब हम यहां पर पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो वहां पर हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट सब पढ़ेंगे। तो वहां पर जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो वहां पर एक आता है इनलैंड वाटरवे। जैसे अपने देश में जैसे गंगा नदी पर मान लो आप जो है सामान लाने ले जाने का पूरा जो है यहाँ पे एक वे बना देते हो। ठीक है, कि आप यहां से यहां तक लेकर के जाओगे। ठीक है, बन भी रहा है शायद, इस पर काम चल रहा है और अभी चलता भी है। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवे इसको कहेंगे, क्योंकि हमारे देश में एक नदी बह रही है और उसमें हम ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे इनलैंड वाटरवे। वैसे ही यूएसए में भी जो है कई सारे झील हैं, आपको पता है, ओंटारियो है, ठीक है, ईरी है, ठीक है, ह्यूरोन है,
मिशिगन है और सुपीरियर है। ऐसे 5 झील है जिसको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, ठीक है। ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ऐसे करके 5 झील है। और ये जो ओंटारियो है इसके बाद एक नदी कनेक्ट करती है जिसको सेंट लॉरेंस रिवर कहा जाता है, ठीक है। और ये अटलांटिक सी में जाकर के गिरती है ये नदी। तो यहां से इन्होंने क्या किया कि चलो यहां से जो है एक क्या बना देते हैं, इस सबको कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, इन झीलों को कनेक्ट कर देंगे तो एक रोड बन जाएगा। यहां से सामान लाने ले जाने में बहुत जो है फायदा होगा, क्योंकि वाटरवे जो होता है वो काफी सस्ता होता है। जो पानी वाला जो जहाज देखते हो, तो ये जो समुद्र के थ्रू आप जाते हो या फिर आप नदी के थ्रू जाते हो तो खर्चा कम आता है इसमें, ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस का कॉस्ट का बहुत कम हो जाता है। आपको रोड, जैसे रोड है, रोड खराब हो गया, बार बार उसको बनाओगे, लेकिन इसमें कुछ खराब होने का चांस नहीं है। अगर पानी का फ्लो बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लगता। तो यहां पर जो है ये कह रहा है कि कौन सा मतलब यहाँ पे कैनाल है जो कि यहाँ पर ग्रेट लेक्स, नॉर्थ अमेरिका को, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए जो है नहर बनाया गया है, ठीक है, कैनाल बनाया गया है। जैसे सुएज कैनाल का नाम आपने सुना होगा, वैसे यहाँ पर बनाए। तो यहाँ पर इसका जो नाम है वो सू कैनाल और वेलैंड कैनाल, ये 2 कैनाल है जिनको बनाया गया है। ये इनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इन झीलों को कनेक्ट करेंगे और सेंट लॉरेंस नदी से ये कहाँ चले जाएंगे, अटलांटिक रिवर तक, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर है, रिवर बोल दिया हमने। तो यहां पर जो है सू कैनाल और वेलैंड कैनाल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है द ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस सीवे के बारे में। फिर नीचे देखोगे तो यहां पर सू कैनाल, वेलैंड कैनाल। तो आप देख रहे हो एकदम एकदम लाइन उठा करके सीधा पूछा जा रहा है, एकदम एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको हर लाइन को ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर 8 था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, यूनिट 3 से। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये अगला सवाल, विच रीजन अमॉन्ग द फॉलोइंग लैक इंटरकंटिनेंटल एयर सर्विसेज। ये भी ट्रांसपोर्ट वाले से ही सवाल है। इंटरकंटिनेंटल मतलब क्या है, एक कंटिनेंट से आप दूसरे कंटिनेंट में जा रहे हो। जैसे एशिया से जा रहे हो कहां, आप मान लो कि यूरोप में जा रहे हो, तो एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट, तो ये इंटरकंटिनेंट एयर सर्विसेज है, ठीक है। तो आप हवाई जहाज से जा रहे हो, इसका मतलब ये है। तो कह रहा है कि किस रीजन में जो है इंटरकंटिनेंटल एयर सर्विसेज नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो आप गेस कर सकते हो, ठीक है, गेस कर सकते हो। कैसे, देखो ईस्टर्न यूरोप, यूएसए, तो यूएसए का जो है ईस्टर्न पार्ट जो है यहां पर, ये वाला ईस्टर्न पार्ट, तो यहां पर तो बहुत डेवलप्ड है, बहुत डेवलप्ड एरिया है, तो यहां पर तो होना ही चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया, आप जो है यहां पर सिंगापुर का नाम सुन सकते हो, मतलब सुना होगा, ठीक है। तो इधर जो है एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया, वेस्टर्न यूरोप। अब यूरोप में भी आप वेस्टर्न यूरोप में देखो, जर्मनी आ जाएगा, ठीक है, आपका जो है फ्रांस आ जाएगा। तो ये सब देश है, तो इधर भी तो होगा ही होगा। अब ये जो है ना एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया, यहां पर आप गेस कर सकते हो कि यहां पर इंटरकंटिनेंटल एयर सर्विसेज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एशिया वाला जो पार्ट है इसका रशिया का, ये साइबेरिया जिसको कहते हो आप, यहां पर क्या है, बहुत ठंड पड़ता है, बर्फ ही बर्फ जमा रहता है, तो वहां पर एयर सर्विसेज प्रोवाइड करना काफी मुश्किल होता है। तो यहां पर इंटरकंटिनेंटल यानी कि यहां से उड़ान भर के आप दूसरे कंटिनेंट में जाना बहुत मुश्किल है, यहां पर मतलब अवेलेबल ही नहीं है। तो आप गेस करके बता सकते थे, हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बताया, यहां पर क्या है, आप पढ़ो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज अ distinct east-west belt of intercontinental air routes. Dense network exist in ईस्टर्न यूएसए। तो देखो ईस्टर्न यूएसए में भी अवेलेबल है, वेस्टर्न यूरोप में भी और साउथ ईस्ट एशिया में भी है। तो ये तीनों ऑप्शन में दिया गया था। साथ ही साथ आगे देखो, अफ्रीका और एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया एंड साउथ अमेरिका लैक एयर सर्विसेज, देखो दिया गया है। तो क्या है, एनसीईआरटी से लाइन उठा करके सीधा पूछ रहा है भाई, एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा है। तो ध्यान रखना, हर लाइन को ध्यान से पढ़ना। अब कल से जब किताब उठाओगे तो जब पढ़ोगे तब आपको पता रहेगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो कुछ भी छोड़ना नहीं, हर चीज पढ़ना है, ठीक है, और ध्यान से पढ़ना है। कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है। अब ये मिलान करने वाला क्वेश्चन आया है, देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर बताइए कि ये हमने एक तरफ दे दिया है ऑयल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी यानी तेल शोधन कारखाना जो होता है ये, और एक तरफ राज्य का नाम दिया गया है। बताइए कि बरौनी कहाँ पे है। तो बिहार वाले सभी लोग जानते होंगे ये बरौनी कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। आप
नुमालीगढ़, तो नुमालीगढ़ जो है ये आपको पड़ेगा कहां पे, असम में पड़ेगा। कहां पे, असम में। कोयाली जो है वो कहां पे है, गुजरात में है। और तातीपाका ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में। कहां पर पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। तो अगर एक दो भी अगर आपको पता हो तो आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे यहां पर देखो बरौनी पता हो कि बिहार में है, तो एक का तीसरा हो जाएगा। हालांकि एक का तीसरा हर जगह दिया, इससे आंसर नहीं निकलेगा। दूसरा देखते हैं, नुमालीगढ़ कहां पे है, असम में, यानी कि बी का दूसरा होगा। तो बी का दूसरा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। सी का देख लेते हैं, अच्छा 3 पता होना चाहिए। सी का चौथा, तो सी का, अच्छा सी का अगर आपको पता होता, सिर्फ एक ही ऑप्शन सी का कौन सा है, कोयाली। कोयाली अगर पता होता कि गुजरात में है, तो सी का देखो सब में लगभग अलग अलग ऑप्शन है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो सी का चौथा होगा, यहां पे चौथा है, तो यहां पे सीधा सीधा कहते हैं कि भाई क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर डी का क्या हो जाएगा, पहला। तो इस तरीके से यहां पर, और तेल शोधनशाला क्या होता है, तेल यानी रिफाइनरी क्या होता है, तो रिफाइनरी में क्या होता है बच्चों की, वहां पर जैसे क्रूड ऑयल लाया जाता है, ठीक है, कच्चा तेल जो लाया जाता है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं अलग अलग जगह से। अभी हम रसिया से कर रहे हैं इंपोर्ट, ठीक है, बहुत सारा रसिया से इंपोर्ट हो रहा है, ईरान से करते हैं इंपोर्ट, अलग अलग यूएई से करते हैं, तो अलग अलग जगह से इंपोर्ट होता है। तो क्या होता है वहां पे, फिर हम लोग लाते हैं, फिर हमारे यहाँ क्या है, एक रिफाइनरी होता है। जैसे ये बरौनी की बात करें, तो बरौनी में वो लेकर के जाएगा कच्चा तेल, और कच्चा तेल से फिर हम लोग पेट्रोलियम बनाएंगे, डीजल बनाएंगे, ठीक है, और हम लोग जो मोम बनाते हैं वो सब कुछ यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये तेल शोधन कारखाना होता है। यहाँ पे ये देख लो, ये मैप भी दिया गया था, इस मैप से ही क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ पे ये बरौनी लिखा हुआ है, ये क्या ऊपर लिखा हुआ है, तेल शोधन कारखाने यानी रिफाइनरी, बरौनी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है, जो ब्लैक कलर में दिख रहा हुआ, ये हल्दिया भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो तातीपाका, ये आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम भी है। तो कल को जैसे विशाखापट्टनम के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। ये कोयाली लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है। और अगर हम देखें यहाँ पर, और कौन सा है, ये देखो यहां पर असम में नुमालीगढ़ लिखा हुआ है। तो यहीं से देखो मैप से क्वेश्चन पूछा गया। ये मथुरा भी ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि मथुरा किस लिए फेमस है, तो ये भी तेल शोधन कारखाने हैं, ठीक है। तो यहां पर तो चमड़े का भी काफी काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये कौन से चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स से पूछा गया है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाले बुक से। अगला क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन। अच्छा यही अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, ये वाला तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कुछ दिन पहले, ठीक है। तो यहां पर देखो अनएम्प्लॉयमेंट, पुश फैक्टर का क्या मतलब है कि आप माइग्रेट करना नहीं चाह रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको ढकेल रही हैं, ठीक है, मतलब वो आपको क्या कर रही हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है, डिस्ट्रैक्टिव फैक्टर है। एक होता है अट्रैक्टिव फैक्टर, एक होता है डिस्ट्रैक्टिव। ये आपको भगा रहे हैं यहां से कि भाग जाओ, ठीक है, यहां पर रहना बहुत खतरनाक है। मान लो कहीं पर लड़ाई हो जाए, वार हो जाए, जैसे इजराइल हमास के बीच में हो रहा है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, सेफ नहीं फील करेंगे, तो वहां से हो सकता है कई लोग भागे। तो इंडिया के जो भी लोग अभी इजराइल में रह रहे होंगे वो सेफ नहीं फील कर रहे होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर से इंडिया आना चाहेंगे। रशिया यूक्रेन का वार हो रहा था, उस समय आपने देखा कि कई लोग जो है वो भागना चाह रहे थे, ठीक है, कई लोग अपने देश आ गए, कई लोग तो वहीं पर फंस के रह गए। तो जैसे युद्ध हो जाएगा तो क्या करेंगे, लोग वहां से भागना चाहेंगे। कहीं पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो ये भी चाहेंगे कि चलो यहां से निकल जाते हैं, यहां पर नहीं रहते हैं, ठीक है। या फिर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो लोग वहां से भाग जाएंगे। तो यही होता है पुश फैक्टर कि कोई आपको ढकेल रहा है, मजबूर कर रहा है आपको वहां से जाने के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी पुश फैक्टर है। यहां पर पूछा है कि विच नॉट अ पुश फैक्टर, तो जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ज्यादा बेरोजगारी रहेगा, तो आप चाहोगे ना कि वहां से निकल करके दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेचुरल डिजीज, अगर कहीं पे मान लो कि नेचुरल डिजीज आ रही है, जैसे कोरोना आ गया था, तो कोरोना कहीं पे अगर जैसे चाइना में आया था, तो चाइना से लोग बहुत सारे भाग के निकल गए, बाहर चले गए, तो वैसे ही नेचुरल डिजीज भी आपको भगाने की कोशिश करेगा, दूसरे जगह बोलेगा हट जाओ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। पुअर लिविंग कंडीशंस, बहुत अगर स्थिति खराब है, रहने खाने का जो है वाटर नहीं मिल पा रहा है आपको, अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, लिविंग कंडीशन बहुत खराब है, तो आप वहां से क्या करोगे, भाग जाओगे, भागने की कोशिश करोगे। पीस एंड स्टेबिलिटी जो है, ये जो है आपका पुश फैक्टर नहीं है, ये आपका क्या है, पुल फैक्टर है, मतलब ये खींचता है। तो कहीं पे अगर पीस है, बहुत ज्यादा शांति है, स्टेबिलिटी है, तो आप वहां पर जाना चाहोगे, तो ये एक पुल फैक्टर है। क्या है, पुल फैक्टर है, ध्यान रखना, क्या है, पुल फैक्टर है, शांति और स्थिरता। और पूछ रहा था इसमें से कौन सा पुश फैक्टर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको देख भी सकते हो, यहां पर हमने इसका आंसर लगा दिया है, ये द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, तो चैप्टर 2 से ये आया हुआ है, जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाला बुक है, वहां से, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, इसमें कारण दिया हुआ है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक है यहाँ पे सवाल पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मिडाइवल टाउन। तो टाउन जब हम पढ़ेंगे, जब यहाँ पर टाउन के बारे में, अलग अलग टाउन के बारे में, तो एक है मिडाइवल टाउन,
तो मिडावल टाउन इसमें से कौन नहीं है ये बताना है। तो आप ऑप्शन को देख करके बता सकते थे कि भाई प्रयागराज तो बहुत प्राचीन नगरी है। बोल रहा है कि कौन सा मिडावल टाउन नहीं है, तो दिल्ली भी है, हैदराबाद भी है, लखनऊ भी है। लेकिन जो जैसे मिडावल टाउन कहाँ से, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, तो आपको दिल्ली के बारे में पता होगा कि दिल्ली जो है वहीं से जो है बहुत फेमस हो जाता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, फिर मुगल लोग भी आते हैं, वहीं पे रहते हैं, ठीक है, सब कुछ वहीं पे। फिर हैदराबाद के निज़ाम के बारे में सुना होगा, तो ये भी जो है मध्यकाल में आते हैं ये सब, ठीक है। लखनऊ भी, यहाँ पर प्रयागराज जो है गुप्त काल से, आपने गुप्त काल के बारे में पढ़ा होगा। फिर जो है यहाँ पे हर्षवर्धन के काल में, तो हर्षवर्धन के काल में जो है प्रयागराज बहुत फेमस हो जाता है, ठीक है। वहीं पर वो ये क्या करते थे, वो कुंभ मेला आयोजित होता था और वहीं पर वो दान देते थे, जितना भी उनके पास संपत्ति रहता था उसको दान करते थे। हर्षवर्धन के बारे में आपने सुना होगा। तो प्रयागराज एक प्राचीन नगरी है, ठीक है, ये मध्यकालीन नगरी नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रयागराज, ठीक है। सी था ना, ठीक है, सी है। और यहां पर जो है आगे देखें किस चैप्टर में है, तो ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, यूनिट 2 चैप्टर 4। तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें मिडावल टाउन का नाम दिया गया है, दिल्ली है, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर। तो यहां पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वही एग्जाम्पल यहां पर रखे गए हैं, कुछ अलग से एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। दिल्ली था, हैदराबाद था और यहां पर आपका एक और था ना भी, लखनऊ, ये तीनों यहां पर दिया गया। कल को जब क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है जयपुर दे दे, आगरा, नागपुर दे दे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ह्यूमन सेटलमेंट वाला चैप्टर था इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला सवाल। अब ये जो अगला सवाल है पूछ रहा है कि विच सिटीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द गंगा रिवर, ठीक है। तो गंगा रिवर को पॉल्यूट करने के लिए सबसे ज्यादा जो है कौन, जो यहाँ पे सिटी है, कौन से एरिया है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, गंगा नदी को प्रदूषित करने के लिए। तो कानपुर का नाम आपने सुना होगा, कानपुर जो है कुख्यात है इस मामले में। कानपुर में कई सारे जो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं जहां से क्या करते हैं, वो अपना इंडस्ट्री का जो पानी होता है गंदा सीधे जो है नदी में बहा देते हैं, ठीक है। इसमें जो है वाराणसी भी पीछे नहीं है। वाराणसी में क्या होता है कि वाराणसी में या फिर इलाहाबाद में यहाँ पर क्या होता है, कई सारे शहरों में ऐसा ही होता है कि सीवेज का जो गंदा पानी होता है बिना ट्रीट किए हुए, ट्रीट किया जाता है उसको पहले नदी में छोड़ने से पहले, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बिना ट्रीट किए सीधा गंगा नदी में बहा देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, गंगा नदी बहुत मैली हो गई है, गंदी हो गई है, ठीक है। तो गंदा कर किया किसने, तो हम ही लोग ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा को प्रदूषित करने वाले मुख्य कौन से शहर जिम्मेदार है, तो कानपुर का बस नाम याद रखो, इससे आप ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हो आंसर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। ऋषिकेश, हरिद्वार, तो भाई उधर तो बहुत साफ है। ऋषिकेश में जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं इस पानी को तुरंत पी सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत उधर साफ पानी है, ठीक है, उधर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये कानपुर, इलाहाबाद जैसे मैदानी एरिया में जैसे ही आता है ना हरिद्वार के बाद, तो यहाँ से जो है प्रदूषण होना बहुत स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके बुक में लिखा हुआ है सीधा सीधा, ठीक है। ये आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, बट ये आप चैप्टर खोलोगे, चैप्टर नंबर 12 ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम, ये जब देखोगे ये वाला, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये गंगा रिवर के बारे में दिया है, ठीक है, गंगा रिवर। तो ये गंगा रिवर देखोगे तो मेन पॉल्यूटर्स, तो मेन पॉल्यूटर्स में यहाँ पर कानपुर का नाम लिखा हुआ है, इलाहाबाद का, वाराणसी का, पटना का और कोलकाता का, ठीक है। तो ये जो है 5 रीजन्स का यहाँ पे नाम लिखा हुआ, अलग अलग क्षेत्रों के नाम लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना और ध्यान रखना, ठीक है, बस ध्यान रख लेना, क्योंकि हो सकता है अगली बार भी ऐसा सवाल पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। अब यहाँ पर जो सवाल है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान कंस्टिट्यूट द कमांड एरिया ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। तो यहां पर राजस्थान के बारे में पूछ रहा है और कमांड एरिया किसका, इंदिरा गांधी कैनाल का। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है आप जानते ही हो इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में, ठीक है। तो सतलुज और ब्यास नदी पे जो बैराज बना हुआ है वहां से जो है ये निकलता है। तो ये इंदिरा गांधी, और ये कहां पर बहता है, मान लो राजस्थान में जाता है। तो राजस्थान में जब ये पहुंचता है तो पूछ रहा है कि इसका कमांड एरिया कहां कहां फैला हुआ है, राजस्थान में, ठीक है। अब ये सवाल आएगा कि सर ये कमांड एरिया क्या होता है, ठीक है, कमांड एरिया क्या होता है। तो कमांड एरिया का मतलब ये होता है, आप समझ सकते हो, इरिगेबल लैंड, ठीक है, इरिगेबल लैंड, ठीक है। तो जैसे कि सॉरी, जैसे एक कैनाल है, एक नहर है, तो नहर से आपको पता है जैसे ये नहर बह रहा है, ठीक है, ये नहर जा रहा है, तो नहर से यहाँ एक और छोटा सा नहर बना लिया, एक यहाँ से, तो ऐसा करके क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है।
तो कमांड एरिया वह ज्योग्राफिकल एरिया होता है, वो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसको आप इस नहर के पानी की मदद से सिंचाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो इसके आसपास का वो पूरा एरिया आ जाएगा जिसको आप सिंचाई कर सकते हो, यानी कि जिसका इरिगेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक जो है यहाँ पर कमांड एरिया इसको कहा जाता है, ज्योग्राफिकल एरिया है ये, ठीक है, जहां पर आप कैनाल की मदद से आप सिंचाई कर सकते हो, ठीक है। उस पूरे एरिया को हम लोग कहेंगे कमांड एरिया, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से कमांड एरिया आ जाते हैं राजस्थान में? तो राजस्थान में जो है ये आप देखोगे तो उदयपुर नहीं आता है, जयपुर नहीं आता है, तो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू यहां पे आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी, डी, या फिर आपको बस इतना पता हो कि सी वाला हमारा आंसर नहीं होगा, तो आप जो है जैसे जयपुर नहीं है इसमें तो आप सी को हटा सकते हो। यहां पर भी कहां पर सी है? सी को हटा दिया, ठीक है। और ई भी हट जाएगा तो ई को हम लोग हटा देंगे, तो ई यहां पर था, यहां पर था, तो ऑप्शन क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर 4 यहां पर ए, बी, डी, ए, बी और डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कमांड एरिया के अंतर्गत आते हैं। अब इसका देख सकते हो यहां पर मैप भी हमने लगा दिया है। तो यहां पर कह रहा है कि कमांड एरिया जो कि राजस्थान में है, यहां पर देखो बीकानेर आता है, इसमें जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, जोधपुर, नागपुर और चूरू आता है, ठीक है। इसी में से 3 ऑप्शन लिखे हुए थे, ठीक है। अब यहां पर ये राजस्थान है और ये मैप देख सकते हो, ये आपके बुक में भी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा यहां पर आगे, रूरल सेटलमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय पीपल प्रीडोमिनेंटली इंगेज्ड इन, ठीक है। तो ये जो रूरल सेटलमेंट है, ठीक है, यानी ग्रामीण आबादी है, वो किस मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं यहां पर ये बताना है, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि इकोनॉमी के किस क्षेत्र में ये लगे होते हैं ज़्यादातर, किस क्षेत्र में ये ज़्यादातर यहाँ पर अपना भरण पोषण किस क्षेत्र से करते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्रिया से करते हैं, या फिर द्वितीयक क्रिया से, तृतीयक क्रिया से, या फिर चतुर्थक क्रिया से। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा आपका किस आपके इस वाले से, ठीक है। आपका यहाँ पर जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है वहाँ से इसको आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये शायद सेटलमेंट वाला चैप्टर है वहीं से ये है शायद, या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर से होगा। तो आप देख लेते हैं। तो आपको पता है कि गांव में जो लोग रहते हैं ज्यादातर क्या करते हैं? खेती करते हैं, और खेती किस में आता है? प्राथमिक क्रिया में, यानी कि ये क्या होगा? प्राइमरी एक्टिविटीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहां पर जिस भी क्षेत्र में, जिस एरिया में, जो जिस भी गांव में या फिर जिस एरिया में ज़्यादातर लोग जो है 75% के आसपास या फिर उससे ऊपर लोग अगर खेती में लगे हुए हैं उसको हम कहते हैं ग्रामीण एरिया। अब यहाँ पर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र के लोग, यानी रूरल सेटलमेंट जो होता है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दिया हुआ है ह्यूमन सेटलमेंट, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 यूनिट 2, ठीक है। यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। और देखो सीधा सीधा एक देखो क्या पूछा गया, ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन सहायता या बुनियादी आर्थिक जरूरतें भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त करते हैं। देखो सीधा सीधा हर लाइन से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, मतलब किसी भी लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला सवाल, अ कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरियाज ऑफ हाउसेस इन रूरल सेटअप इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहां पर जो ग्रामीण परिवेश में घरों के सघन और संकीर्ण रूप से बसे हुए क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब संकुलित, इसको संकुलित एरिया भी कहा जाता है, संकुलित सेटलमेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। संकुलित सेटलमेंट कह सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो क्या? न्यूक्लिएटेड, इसको इंग्लिश में न्यूक्लिएटेड भी कह सकते हो, ठीक है। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो यहां पर आपको बताना है कि जो है एक न्यूक्लियस में रहते हैं, मतलब लोग एक ही जगह जो है गुच्छा की तरह बना करके रह सकते हैं। इसको हिंदी में गुच्छित कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, गुच्छित, ठीक है, गुच्छित बस्ती कहते हैं इसको, ठीक है, गुच्छित बस्ती। तो गुच्छित बस्ती मतलब एक ही जगह, एक सेंटर के अकॉर्डिंग, मतलब आप जैसे एक सेंटर हो गया, ठीक है, जो एक सेंटर बना करके एक ही जगह कई सारे लोग रह रहे हैं, और जो चारागाह है, चारागाह अलग है, खेती का अलग है, ठीक है। तो इधर जो है, और यहाँ पर मान लो जानवरों के रहने के लिए इधर बना दिया है, लेकिन लोग जो है वो एक ही जगह यहाँ पे एक सेंटर बना करके रह रहे हैं। एक सेंटर है, वहां पर चारों तरफ लोग रह रहे हैं, एक सेंटर के कॉम्पैक्ट होकर के, एकदम कॉम्पैक्ट का मतलब एक ही जगह पर कई सारे संकुलित होकर के लोग रह रहे हैं। एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों ओर ये जंगल होगा इधर, ठीक है, इधर चारागाह होगा, इधर जंगल, मान लो कि खेती करने के लिए लैंड है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि जानवरों को बांधने के लिए लैंड है। तो जो बीच वाला एरिया है इसमें लोग रह रहे हैं, न्यूक्लिएटेड है पूरा, ठीक है। और इसके चारों ओर जो है उनका जो है अन्य जो काम होता है, ठीक है, उसके लिए अलग अलग एरिया यहाँ पे है, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया देखोगे वहां पर ज्यादातर सेटलमेंट जो है इसी तरीके से, राजस्थान में देखोगे वहां पर भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो है इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये होता है आपका कौन सा? क्लस्टर्ड सेटलमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी कहते हैं। जब सेटलमेंट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बताया जाएगा क्लस्टर्ड सेटलमेंट के बारे में, या फिर इसको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। गुच्छित बस्ती इसको हिंदी में, या फिर संकुलित बस्ती कहा जाता है हिंदी में।
आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप इसका आंसर पढ़ सकते हो, द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज अ कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया। देखो उसी लाइन को उठा करके यहां पर पूछा गया, ये भी ह्यूमन सेटलमेंट वाले चैप्टर से आया हुआ है। अगला सवाल यहां पर पढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर पुअर सेक्स रेशियो। तो पुअर सेक्स रेशियो क्यों है? अच्छा, कहीं पे किसी जगह पे सेक्स रेशियो जो है पुअर क्यों होता है? ठीक है, पुअर यानी कि महिलाओं के सापेक्ष में खराब क्यों होता है? ठीक है, महिलाओं की संख्या आप देखते हो बहुत कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा है। ज्यादातर आप ये राजस्थान हरियाणा में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सेक्स रेशियो बहुत निम्न है, कम है। ठीक है, तो यहां पर सेक्स रेशियो कम होने का क्या क्या कारण होता है? तो फीमेल फोर्टिसाइड हम वो करते हैं। ठीक है, तो फीमेल फोर्टिसाइड हो गया। ठीक है, या फिर आप यहां पे कह सकते हो मतलब जिसको भ्रूण हत्या कहा जाता है वो सब, या फिर जन्म लेने के बाद तुरंत बच्चियों को मार दिया जाता है वो होता है, या फिर शादी के बाद भी जो है बहुत जो है शादी के बाद भी देखते हो आप कई जगह जो है न्यूज आता रहता है कि जो है इसको जला दिया गया, ऐसा कुछ आता है ना दहेज के चक्कर में, तो ये सब भी होता है। और वुमेन्स का जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत खराब है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि जो है सेक्स रेशियो आपको खराब देखने को मिल रहा है। इसके अलग अलग कारण है, फीमेल फोर्टिसाइड हो गया और यहां पर फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो इस दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि जैसे ही पैदा लेती है, मतलब इस संसार में आती है तब मारा जाता है। ठीक है, और फोर्टिसाइड का मतलब है गर्भ में ही जो है किसी तरीके से दवा लेकर के या जब भी जैसे भी हो, ठीक है, उस तरीके से। तो ये गर्भ के अंदर होने वाली चीज है और ये जो है गर्भ के बाहर आने के बाद। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, फीमेल फोर्टिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो कह रहे हैं कि पुअर सेक्स रेशियो का इसमें से क्या कंट्रीब्यूटिंग कारण नहीं है? तो फीमेल फोर्टिसाइड भी कारण है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है घरों में, जो है जैसे ही शादी होता है तो शादी के बाद जो है मारा पीटा जाता है, ये सब। ठीक है, अब कुछ जरूरी नहीं कि जो है वायलेंस जो होगा वो सिर्फ फिजिकली होगा, सिर्फ मार करके नहीं होगा कि आप जो है अपनी पत्नी को मार दिए तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। जो मेंटल वायलेंस भी तो हो सकता है, पत्नी चाहती है मान लो कि शादी के बाद वो अपनी मर्जी से मान लो कहीं जाना चाहती है, ठीक है, मान लो कि मूवी देखने जाना चाहती है, तो पति क्या कहेगा कि कल ही परसों ही तो दिखाया था, रोज रोज तुमको मूवी देखना होता है। ठीक है, तो ऐसे जो है ये भी क्या है, एक तरह से ये भी एक वायलेंस ही है। ठीक है, जिसको गिना नहीं जाता है, बट ये भी एक तरह से क्या है, तो मेंटल हो फिजिकल हो जैसा भी वायलेंस हो, ये वायलेंस ही है एक तरह से। ठीक है, कि आप उनको मर्जी का जीवन आप जीने नहीं दे रहे हो जैसे जीना चाहती हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, वायलेंस है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो भी कंट्रीब्यूटिंग कारण है। पूछ रहा है कौन सा कंट्रीब्यूटिंग कारण नहीं है, तो वो है आपका हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन, जो कि हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वेस्टर्न कंट्रीज में आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपको अच्छा देखने को मिलेगा, महिलाएं वहां पर आपको कमाती हुई देखने को मिलेंगी, सोसाइटी में उनको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, ये सब बहुत कम देखने को मिलेगा वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है, इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। आप जा सकते हो कहां पर, आप चाहो तो डेनमार्क में चले जाओ, ठीक है, आप चाहो तो कहां चले जाओ, ठीक है, एस्टोनिया में जा सकते हो, ठीक है, जर्मनी में जा सकते हो, इंग्लैंड में भी आप जाकर के देख सकते हो, ये सारे देश में, जहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता, हमने बता दिया आंसर, और इसको आप पढ़ सकते हो। इसको जैसे ही पढ़ोगे तो यहां पर लिखा हुआ है लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, तो लोअर, तो यहां पे हायर लिख दिया गया था, इसी को उल्टा करके, तो हायर वाला गलत हो जाता। ठीक है, तो वही हमने यहां पे कर दिया आंसर। ठीक है, फिर यहां पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन सदर्न इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द राबी क्रॉपिंग सीजन। तो राबी क्रॉपिंग सीजन आप जानते हो, जैसे कि देखो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं ना, राबी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये खरीफ पढ़ा होगा, राबी पढ़ा होगा, और आपने जायद के बारे में। तो 3 मौसमी फसल होते हैं, हम लोग 3 अलग अलग मौसम में फसल लगाते हैं। तो रबी का जो फसल होता है वो हम लोग ठंड के मौसम में लगाते हैं। तो ठंड का मौसम ये सिर्फ किसके लिए होता है, नॉर्दर्न बेल्ट के लिए, मतलब जो नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं उनके लिए ये राबी, जायद, और यहाँ पर जो आप खरीफ पढ़ते हो उनके लिए अलग मौसम होता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखो साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में मौसम तो लगभग वही रहेगा, लेकिन वहां पर जो फसल लगाए जाएंगे वहां पर अलग फसल होगा। जैसे हम लोग जैसे नॉर्थ इंडिया में राबी का सीजन अभी चल रहा है, राबी सीजन चल रहा है अभी, अक्टूबर नवंबर आ गया है, तो मतलब ये अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है गेहूं का फसल, और नॉर्थ इंडिया में, और जो है जनवरी फरवरी जो भी है उसमें काट लिया जाता है। तो ये किसका सीजन है, ये राबी सीजन है। अब इसमें आप व्हीट का फसल लगाते हो, लेकिन जब आप साउथ इंडिया में जाते हो वहां पर आपको व्हीट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो व्हीट वहां पर नहीं लगाया जाता है। अगर यहां पर नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड हम लोग लगाते हैं, सरसों का खेती करते हैं, किस सीजन में, राबी सीजन में, लेकिन राबी सीजन में साउथ इंडिया में जो है मस्टर्ड का खेती नहीं किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सदर्न
सदर्न इंडिया में अलग अलग फसल लगाया जाता है, कुछ फसल कॉमन भी हो सकते हैं लेकिन कई सारे फसल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां पर सदर्न इंडिया में पूछ रहा है कि राबी क्रॉपिंग सीजन में कौन कौन से लगाए जाते हैं, तो मस्टर्ड नहीं लगाया जाता है, व्हीट भी नहीं लगाया जाता है, ठीक है, और ये तीनों लगाए जाते हैं। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ये देखो व्हीट को हम लोग हटा देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हटा देते हैं, तो सी खत्म हो गया, यहां पर सी खत्म। तो सिर्फ आपको इतना पता होता कि व्हीट राबी सीजन में नहीं लगाया जाता है साउथ इंडिया में, तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे। आगे आप पढ़ सकते हो, ये हमने लगा दिया है, ठीक है। लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर करके एक चैप्टर है, चैप्टर 5। यहां पर आप देखो ये जो है सदर्न स्टेट्स में, ये देखो क्या है, यहाँ पे राबी सीजन है, अक्टूबर से मार्च तक ये चलता है, और यहाँ पर साउथ इंडिया में यानी सदर्न स्टेट्स में आप देखो राइस, मेज, रागी, ग्राउंडनट और जवार, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। ये इसका नाम पढ़ लेना, इसमें कहीं भी व्हीट नहीं है और कहीं भी आपका यहाँ पे क्या मस्टर्ड भी नहीं है, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया था। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज टर्म्ड एज, अच्छा दो कंट्रीज के बीच जब ट्रेड होता है, मतलब ट्रेड मतलब क्या, व्यापार। तो हमको मान लो हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमको मान लो कोई चीज दे रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है। हम आपको आलू बेच रहे हैं, आपने पैसा दे दिया हमको, या आलू के बदले कुछ और दे दिया, तो ये भी क्या एक तरह से व्यापार है। तो वैसे ही एक देश दूसरे देश से भी व्यापार करता है, तो व्यापार करने पर हम लोग कुछ बेचते हैं और कुछ वहां से मान लो खरीदते भी है। कोई भी देश आज की दुनिया में ऐसा नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि वो मतलब ना तो निर्यात करता है और ना तो आयात कर रहा है, वो सब कुछ अपने ही देश में उत्पादित कर रहा है, ऐसा कोई देश नहीं है। हर देश किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट है किसी न किसी चीज के लिए, ठीक है। जैसे हम क्रूड ऑयल के लिए जो है ये जो है ईरान, इराक, ये सब सुनते हो, इधर हम लोग डिपेंडेंट है। आजकल तो रसिया पर भी, मतलब रसिया से भी हम लोग ले रहे हैं, तो उधर हो गया, ठीक है। हम लोग अलग अलग चीजों के लिए बहुत सारा डिपेंडेंट है। गेहूं हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूं बहुत ज्यादा होता है, तो गेहूं क्या हुआ, हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो जिस देश में गेहूं की कमी थी उसने हमसे गेहूं खरीद लिया, हमको क्रूड ऑयल की कमी थी तो हमने किसी और देश से क्रूड ऑयल खरीद लिया। तो क्या होता है, ये क्या है, व्यापार है। तो जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि क्या इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। तो चाहे वो दो कंट्री के बीच में हो या दो से ज्यादा के बीच में हो, ठीक है, दो कंट्री के बीच में हो या दो से ज्यादा के बीच में, हम उसको क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड। आगे जब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड भी दो टाइप का होता है। एक होता है आपका मल्टीलेटरल, ठीक है, मल्टीलेटरल इंटरनेशनल ट्रेड, और एक होता है आपका बाइलेटरल, ठीक है, बाइलेटरल। तो बाइलेटरल दो कंट्री के बीच में होता है। तो जब दो कंट्री जैसे इंडिया और चाइना के बीच हो रहा है तो ये बाइलेटरल होगा, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे क्या, ये तो है तो इंटरनेशनल ट्रेड ही, क्योंकि दो या दो से अलग अलग कंट्री के बीच में हो रहा है, लेकिन इसमें भी अलग अलग टाइप होता है। एक मल्टीलेटरल होता है, एक होता है हमारा बाइलेटरल। तो मल्टीलेटरल में तो कई सारे देश मिलकर के व्यापार करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने ये कहां से आपको मिल जाएगा इसका आंसर, इंटरनेशनल ट्रेड वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 यूनिट 3, यहां से आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। अब यहां पर अगला जो सवाल है, ये एयरपोर्ट लिखा हुआ है और यहां पर कंट्री का नाम है। तो जब ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाला चैप्टर जो है, ट्रांसपोर्ट वाला, वहां पर जो एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर ये सब आपको मिल जाएगा। हालांकि एक जगह कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, बट जो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शिकागो कहां पे है, टोरंटो कहां पे है, टोक्यो कहां पे है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो आप ऐसे बता सकते हो, जो टोक्यो तो जानते हो सभी लोग, जापान की राजधानी कहां पे है, टोक्यो, तो आप ये बता ही दोगे, आराम से बता दोगे। तो ये जो है सी का दूसरा, तो सी का दूसरा होना चाहिए। तो सी का दूसरा कहां पे है, सी का दूसरा, सी का दूसरा, तो सी का दूसरा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, इसमें देख लेते हैं। अच्छा, ये भी आप जानते हो शिकागो जो है वो कहां पे है, यूएसए में। तो पहला का चौथा हो जाएगा। तो पहला का चौथा कहां पे है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। दूसरा का पहला हो जाएगा, टोरंटो कहां पे है, कनाडा में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कुछ यहां पे चला जाएगा, ठीक है। और ये गुआन झाऊ जो लिखा हुआ है, ये चाइना में, नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसे नाम जो है चाइना के ही होते हैं, तो चाइना में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे वहां से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग, तो ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है, पंचवर्षीय योजना में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो ये इनिशिएटिव लाया गया था ड्रॉट प्रोन एरिया, तो कहीं पे मतलब बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, तो सूखा से राहत देने के लिए जो है यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में, तो 4th 5 ईयर प्लान में यहाँ पर लाया गया था। तो ये जो है आप ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब तो 5 ईयर प्लान अब खत्म कर दिया गया, अब उसकी जगह पर नीति आयोग आ गया, आपको पता होगा, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये वाला चैप्टर जो है आपका यूनिट 3 चैप्टर 9, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 4थी पंचवर्षीय योजना के तहत लॉन्च किया गया। देख रहे हो आप, मतलब एक एक लाइन से कहीं से भी सवाल उठा सकता है, एक एक लाइन से जहां पर देखो वहीं से सवाल बन सकता है, ठीक है।
तो आप जब पढ़ोगे तो ध्यान रखना इस बात का कि हर चीज को ध्यान से आपको पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ माइनिंग टाउन्स इन इंडिया। तो जहां पे माइनिंग होती है, जहां पे खनन होता है, उन शहरों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में। तो रानीगंज है, बिल्कुल है, डिगबोई भी है, इटारसी ये नहीं होगा। ठीक है, झरिया भी है, ये अंबाला भी एक माइनिंग जो है शहर टाउन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा आंसर में, तो सी हट जाएगा, सी हट जाएगा। और कहाँ पे सी है, इसमें नहीं है सी। ठीक है, लेकिन हमारा ई वाला भी हट जाएगा, तो ई देखो इसमें है तो ये भी हट जाएगा, ये भी खत्म हो गया। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो ए बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी और यहाँ पे डी। तो ये आप ध्यान रखना, खनन क्षेत्र, ये हमने आंसर बता दिया। और इसका आंसर आप देख सकते हो, ह्यूमन सेटलमेंट वाला जो चैप्टर है, यूनिट 2 चैप्टर नंबर 4, यहां पे दिया गया है माइनिंग टाउन के बारे में। ठीक है, माइनिंग टाउन का नाम दिया गया है रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर और सिंगरौली। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, सवाल जो है पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये हर चीज वैसे तो ध्यान ही रखना है, एनसीईआरटी की हर चीज इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आपको यहां से पता चल रहा होगा कि किस टाइप के नेचर क्या है क्वेश्चन का, और कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल भी आपको पता चल रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इंट्रेपोर्ट पोर्ट्स। ठीक है, इंट्रेपोर्ट पोर्ट्स। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा नाम, एंट्रेपोर्ट बंदरगाह। ठीक है, तो एंट्रेपोर्ट बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर जो है पहले ये समझ लो कि एंट्रेपोर्ट पोर्ट होता क्या है। तो ये एक ऐसा पोर्ट है जहां पर आप चीजों को ला करके एक जगह क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। ठीक है, मतलब आप जैसे कि मान लो कि जैसे कि एशिया से या फिर कहीं से मान लो किसी भी कंटिनेंट से आपने बहुत सारे सामान ला करके किसी बंदरगाह पे रख दिया। ठीक है, तो बंदरगाह पे रख दिया, अब वहां से आप क्या करो, बंदरगाह पे लाने के बाद वहां से फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो जैसे कि यहां पे जैसे ये है ना, यहां पे आप देखो कौन सा, ठीक है, रोटेंडम है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल है। तो यहां पर अगर हम देखें सिंगापुर आएगा इसमें। ठीक है, सिंगापुर एक यहां पे एंट्री टॉप पोर्ट है। तो करते क्या हो, आप अलग अलग जगह से यहां पर आप बहुत सारे सामान लेकर के आ गए और इस पोर्ट पर ला करके रख दिया। ठीक है, जैसे सिंगापुर हो गया, तो सिंगापुर में आकर के अलग अलग जगह से आपने सामान खरीद करके यहां पर रख दिया। अब यहां से क्या करो, इस पोर्ट से यहां से अलग अलग जगह आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इसी पोर्ट को हम कहते हैं यहां पर एंट्रेपोर्ट पोर्ट्स। ठीक है, तो ये सिंगापुर है, इसमें और अलग एग्जाम्पल है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये देख लो, यहां पर इसका आंसर क्या होगा, सिंगापुर। यहां पर क्या दिखा है, एंट्रेपोर्ट पोर्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, दीज आर कलेक्शन सेंटर्स। तो कलेक्शन सेंटर्स है, गुड्स जो है अलग अलग सामान ला करके यहाँ पर लाया जाता है, एक जगह जमा किया जाता है और फिर डिफरेंट कंट्री को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो सिंगापुर एक एंट्रीपोर्ट फॉर एशिया। तो पूरे एशिया का जो सामान है, तो एशिया में जितने भी कंट्रीज है वहां से सामान ला करके सिंगापुर में जमा किया जाता है, फिर वहां से अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो एंट्रीपोर्ट फॉर एशिया, ये रोटरडम भी है, फॉर यूरोप के लिए है। ठीक है, और कोपेनहेगन जो है वो बाल्टिक रीजन के लिए। ठीक है, तो बाल्टिक रीजन में यूरोप में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोपेनहेगन हो गया और रोटरडम हो गया। तो तीन यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं, सिंगापुर, कोपेनहेगन और यहां पर रोटरडम। ठीक है, मुंबई बंदरगाह जो हमारा है वो भी कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, तो यहां पर ये देख लेते हैं, तो ये अदन नहीं आएगा, इसमें डोवर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि तीन ही हमारे में दिए गए, कोपेनहेगन, रोटरडम और सिंगापुर। तो यहां पर डोवर और अदन, तो ये हटा देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे ऑप्शन में नहीं रहेगा, मतलब आंसर में नहीं रहेगा। और कौन सा नहीं रहेगा, सी भी नहीं रहेगा। तो यहां पर सी को भी हटा देते हैं, ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी डी ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर हमने यहां पर दिखाई दिया है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि सवाल जो है, देखो वैसे तो दुनिया में और भी होंगे ही। ठीक है, दुनिया में और भी पोर्ट्स होंगे जो कि एंट्रीपोर्ट पोर्ट्स होंगे, लेकिन क्वेश्चन वही पूछ रहा है, वही एग्जाम्पल यहां पर दिए जा रहे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो एनसीईआरटी से बाहर हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है बस उसी को हमको यहां पे ध्यान रखना है। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला पेड कोर्स में भी बताया आपको, कई बार ये सवाल आया है। बीएड वाला जो है वहां पर भी सवाल आया था। ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको पता होगा, वहां पर भी आया है। सीयूटी के एग्जाम में भी आया हुआ ये सवाल। तो यहां पे देखो क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हमने कहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, स्लैश एंड बर्न खेती। आप एक जगह खेती करते हो, वहां फिर मतलब साफ करते हो एक रीजन को, वहां खेती करते हो जंगल में, खेती करने के बाद कुछ समय बाद उसकी उपजाऊपन कम हो जाता है, फिर आप छोड़ करके दूसरे जगह पर जाते हो, दूसरा जगह साफ करते हो, फिर वहां पर खेती करते हो, ऐसे करके ये चलता रहता है। तो मेनली जो ट्राइबल लोग हैं ऐसा करते हैं, जो है नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे, मध्य प्रदेश में देखोगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो कई सारी जनजातियां आज भी ऐसी खेती करती हैं। तो लोकल नेम इसका जैसे
लादांग है। तो लादांग कहाँ पे कहा जाता है, तो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो इंडोनेशिया में इसको लादांग कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर हम देखें झूम, तो झूम तो हमारे इंडिया में ही कहा जाता है, भारत में। फिर अगर हम देखें तमराई, तो तमराई थाईलैंड में कहा जाता है। चेना जो है ये श्रीलंका में कहा जाता है इसको, ठीक है। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसका अलग अलग देशों में, अलग अलग रीजन में इसका अलग अलग नाम है। तो अब यहाँ से आप इसको आंसर कर लो। तो लादांग जो है ये कहाँ पर, इंडोनेशिया में। तो ए का हो जाएगा तीसरा। तो ए का तीसरा कहाँ पे है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। तमराई का पहला यानी कि ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा गलत हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा, दूसरा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि जब मैं एनसीईआरटी आपका पढ़ रहा था, बुक पढ़ रहा था, तो इसमें सिर्फ 3 ही दिया गया था। झूमिंग नॉर्दर्न स्टेट्स में यानी कि इंडिया के बारे में, मिल्पा जो है ये नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में कहा जाता है। सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको वाले रीजन में कहा जाता है मिल्पा। और लादांग कहाँ पे कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में। लेकिन इसके अलावा और सारे नाम नहीं दिए गए थे। तो जैसे ये तमराई है, तो तमराई के बारे में नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये कहाँ पर, थाईलैंड में कहा जाता है। ये हमने अलग से लगाया है, एनसीईआरटी वाले में इतने ही दिया हुआ था, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज, इस वाले में इतना ही दिया गया था, ठीक है। तो इससे आप वैसे एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। बट ये तमराई के बारे में थाईलैंड, ये आप ध्यान रखना। चीना जैसे यहाँ पर श्रीलंका में कहा जाता है, रोका ब्राजील में कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, मिल्पा का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान रखोगे तो आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार सवाल पूछा गया यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। तो ये जो सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन से कौन सा डिजीज होता है, तो आप जानते हो, पहले से भी पढ़ रखे होगे, डायरिया यहाँ पे होता है। ये किसके द्वारा यहाँ पे होता है, पानी के द्वारा। गलत मतलब खराब पानी अगर पीते हो तो इससे आपको डायरिया हो सकता है। वाटर पोल्यूशन के बारे में आपके बुक में दिया गया है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो ये आपके इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाले में मिल जाएगा, दूसरे वाले बुक में, ठीक है। चैप्टर 12 यानी लास्ट चैप्टर जो है, ठीक है। तो जल प्रदूषण विभिन्न जल जनित बीमारियों का स्रोत है। दूषित जल के कारण होने वाली आम बीमारियों में डायरिया, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पर डायरिया हो गया, इंटेस्टिनल वर्म्स, ठीक है, और यहाँ पर हेपेटाइटिस। ये 3 बीमारियों का नाम दिया गया है। कल को कुछ भी पूछा जा सकता है, इन्हीं तीनों में से घुमा करके फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा। अब एक जो सवाल है जो कि एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, सारे सवाल एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक सवाल जो है ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है कि एक सवाल जो है करंट से भी पूछ लिया जाए। तो ये सवाल जो पूछा गया था करंट से, हालांकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो जिस साल भी आप तैयारी करने जा रहे हो, जैसे आप 2025 का एग्जाम दोगे, तो 2024 में जो इंडेक्स आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इंडिया और इसके जो आसपास के कंट्रीज हैं, मतलब इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज का आपको इंडेक्स थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो आप ये काम कर लेना अपने एंड से। हालांकि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है उसमें दिया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक चैप्टर ही दिया हुआ है, तो ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन 2023 के बारे में पूछ लिया, तो 2023 का रैंकिंग आपको पता होना चाहिए था, तभी आप दे पाओगे। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में था इंडिया, तो इंडिया का कितना था, 134। फिर चाइना का देखोगे 75 था, भूटान का 125 था, श्रीलंका का 78 था, बांग्लादेश का 129 था। तो यह अब हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि ये 2023 का पूछा गया था। आप इसके अकॉर्डिंग इसका क्या कर सकते हो, रैंकिंग देख सकते हो। जैसे आप एक चीज बता सकते हो कि जैसे इंडिया का अगर आपको पता होता और अगर इनका आपने देखा होता, तो इंडिया सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में बताइए। तो घटते क्रम में इंडिया सबसे बाद में आ जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। तो ए वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है। रैंक के आधार पर घटते क्रम में, रैंक के आधार पर घटते क्रम में लिखिए, ठीक है, रैंक के आधार पर घटते क्रम में, ठीक है। तो अब तो ये उतना एलिमेंट नहीं है, मतलब ये रिलेवेंट नहीं रह गया वैसे, ठीक है, रिलेवेंट नहीं रह गया, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है, ये कह रहा है अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो अंगूर की खेती को यहाँ पर कहा जाता है क्या, विटीकल्चर। ध्यान रखना, ठीक है, क्या कहा जाता है, विटीकल्चर। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में आपके जो है बुक में दिया गया है। तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाला जो रीजन है, इटली का रीजन जो है, वहाँ पे बहुत सारा जो है अंगूर का खेती किया जाता है, ठीक है। तो अंगूर वहाँ पे आपको मीठे भी देखने को मिलेंगे, सस्ते भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप अंगूर खट्टे हैं जो कहते हो, वहाँ पर जाओगे आपको मीठे मीठे अंगूर देखने को मिलेंगे। तो अंगूर की खेती होती है
विटिकल्चर वहां पे, फ्लोरिकल्चर जो है फ्लावर की खेती के लिए क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, ये भी बागवानी से संबंधित कुछ है। सेरीकल्चर आप जानते हो कि ये जो है सेरीकल्चर जो है यहाँ पर आप जो रेशम के कीड़ों की खेती करते हो, ठीक है, उसके बारे में। प्राइमरी एक्टिविटीज यहाँ पे लिखा हुआ है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, विटिकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन इज अ स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। तो जो हम लोग मेडिटेरियन के आसपास का रीजन देखते हैं वहां पर ये आसानी से ये उगाया जाता है, ठीक है। 25वां सवाल है, यहां पर है वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय, भारतीय बंजर भूमि एटलस को तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, बंजर भूमि का जो मैप है उसके किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वो जो है तैयार किया जाता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका नाम है NRSC, ध्यान रखना, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा जो है वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया जाता है, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर आपके ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम इस वाले बुक में दिया गया है। यहाँ पे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैज क्लासिफाइड वेस्टलैंड बाय जो है यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो इससे आप इसका जो है, अब रिमोट सेंसिंग क्या होता है इसके बारे में जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अभी के लिए हम इसको छोड़ते नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल टाउन, तो कल्चरल टाउन कौन सा है, जैसे आप वाराणसी का नाम सुनते हो, ये भी एक कल्चरल टाउन है, ठीक है। आप जो है और भी अलग अलग रीजन आप देखते हो, ठीक है, जैसे आपने जगन्नाथपुरी के बारे में सुना होगा, ठीक है, ये भी एक कल्चरल टाउन है। हरिद्वार का नाम सुना होगा, ठीक है। आप जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब क्या है, कल्चरल टाउन है। तो यहाँ पर जो है धार्मिक सांस्कृतिक नगर है। तो वैसे यहाँ पर देखो कल्चरल टाउन के बारे में पूछ रहा है, तो आप मक्का का नाम जानते हो, तो मक्का क्या एक कल्चरल टाउन है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है मुस्लिमों के लिए यहाँ पर बहुत जो है बहुत रिलीजियस जगह है, ठीक है, उनके लिए। तो जो भी मुस्लिम लोग हैं जीवन में एक बार जो है मक्का मदीना की यात्रा पर जाते हैं, ठीक है, हज यात्रा शायद कहा जाता है इसको। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर कल्चरल टाउन का यहाँ पर तीर्थ स्थल जैसे कि यहाँ पर यरूशलेम, मक्का और जगन्नाथपुरी, तो अलग अलग धर्म का, जैसे ये मुस्लिमों के लिए है, ये हिंदुओं के लिए यहाँ पर सांस्कृतिक शहर है। वाराणसी का भी नाम लिखा हुआ है, तो कल को कोई और यहाँ पे दिया जा सकता है, तो कौन सा था उसका आंसर, मक्का, ठीक है। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है अरेंज द फॉलोइंग मिलियन प्लस सिटीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। मिलियन प्लस का मतलब क्या है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। मिलियन प्लस है मतलब जिसका 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो, ठीक है। 10 लाख से मोर देन 10 लाख अगर पॉपुलेशन है किसी रीजन का, तो हम उसको कहेंगे क्या, 10 लाख से ज्यादा है पॉपुलेशन, क्या है, 10 लाख से क्या है, ज्यादा है। तो 10 लाख से अगर ज्यादा पॉपुलेशन उसको कहेंगे हम मिलियन प्लस सिटी। जैसे वाराणसी भी एक क्या है, मिलियन प्लस सिटी है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये सब मिलियन प्लस सिटी है। तो पूछ रहा है कि इसको जो है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो अब ये हम कैसे लगाएंगे भाई, ये तो दिक्कत हो गया। तो आप 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग टॉप 5 जो सिटीज है उसका आप एक बार क्रम ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा जो था वो दिल्ली का था, किसका था, दिल्ली का। तो दिल्ली हमारे नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी घटते क्रम में। तो दिल्ली का सबसे ज्यादा था, यानी ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले आएगा, तो इसको हटा देंगे। दिल्ली के बाद आपको कोलकाता देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ए के बाद यहां पर क्या आ गया, फिर तो गलत हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको। दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्रम में लगा देते हैं, यहां पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे इसका जनसंख्या लिखा हुआ है। तो ये देखो क्या है, यहां पर दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली की जनसंख्या देखो 2011, ठीक है, मिलियन प्लस सिटी, या फिर इसी को हम लोग अर्बन एग्लोमेरेशन भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मिलियन प्लस सिटी। ये देखो कहां से आया है सवाल, पॉपुलेशन ऑफ, ये जो है ना, जब हम लोग इंडेक्स पढ़ते हैं, सॉरी अपेंडिक्स जब पढ़ते हैं, तो अपेंडिक्स में जब टेबल कई सारे होते हैं, ठीक है, लास्ट में आपका जो बुक होगा उसके बहुत लास्ट में देखोगे कई सारे अपेंडिक्स बने होते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है इसका जनसंख्या। तो अब ये इतना कौन पढ़ता है वैसे तो, बट अगर आपको क्रम याद होता तो आप इसका जवाब दे पाते। तो दिल्ली जो है कितना यहाँ पे लिखा हुआ है जनसंख्या, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,63,14,838, ठीक है। अब यहां पर देखो आगे देखो, यहां पर कोलकाता का कितना है, 1,41,12,000, ठीक है, 536। तो इसके बाद ये हो गया। फिर यहां पर चेन्नई का है ऑप्शन में, चेन्नई का कितना है, तो 86,96,010 है। फिर यहां पर मुंबई का देखोगे तो मुंबई का कितना है, 1,24,42,373। तो कौन सा सबसे पहले आना चाहिए, 1,63,00,000 वाला, यानी कि दिल्ली सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर यहां पर कौन सा हो जाएगा,
दिल्ली के बाद कोलकाता जाना चाहिए क्योंकि 1,41,00,000 है, इसका 1,24,00,000 ही है। इसके बाद मुंबई आएगा, चेन्नई सबसे लास्ट में आएगा, ऐसा होना चाहिए कुछ क्रम, ठीक है। तो आपका आ जाएगा दिल्ली, दिल्ली के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद यहाँ पर मुंबई, और मुंबई के बाद क्या आना चाहिए, चेन्नई। तो कुछ ऐसे इसका क्रम होना चाहिए था, बट यहाँ पर ये क्रम तो दिया ही नहीं गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के बाद यहाँ पर कोलकाता यानी कि बी, तो ए के बाद बी कहीं लिखा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो, इसको आप क्या करना, आज जाकर के घर पे बैठ करके ये सेशन आप देख रहे हो, 5 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले सिटी जो है उनका क्रम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आप ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल, 28वां यानी कि लास्ट सवाल है। अच्छा, पैनिक नहीं करना है कि 1-2 सवाल अगर आपको नहीं आ रहे हैं या फिर ऑप्शन में गड़बड़ी हो गया है तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि 28 में से आपको 25 सवाल ही बनाने होते हैं। तो जो आपका ये हैप्पीनेस इंडेक्स, सॉरी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला सवाल पूछा गया था उसको आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2023 का इंडेक्स नहीं पता है, छोड़ दो, क्योंकि 3 सवाल हमको छोड़ने भी तो है भाई, 28 में से 28 तो बनाने नहीं है। ये 28वां सवाल है, व्हाट वी कॉल टू द इंडस्ट्रीज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ रॉ मटेरियल पर इनका डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से इंडस्ट्रीज हैं ये बताना है। तो ये जो फूट लूज इंडस्ट्री है, इसका नाम आप ध्यान रखना। ये जो फूट लूज इंडस्ट्री है ना, ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, आप इसको कहीं भी कभी भी लगा सकते हो, कहीं पर भी अगर आपको फूड लूज इंडस्ट्री लगाना है आप इसको लगा सकते हो। अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग जगह से इसका रॉ मटेरियल ला करके इकट्ठा करो और फिर आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फूड लूज इंडस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सीयूईटी में कई बार पूछा गया है सवाल, कई बार अलग अलग जो है आपका शिफ्ट में पेपर हुए, अलग अलग शिफ्ट में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्थान स्वतंत्र उद्योग इसको कहा जाता है, ठीक है। नॉट डिपेंड एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं, ये जो है यहां पर सवाल पढ़ो, फूड लूज इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये देखो, फूड लूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन एनी वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस, देयर आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। देखो ये बॉक्स बना हुआ था, बॉक्स से उठा करके सीधा सवाल पूछा गया, ठीक है। वेट लूजिंग आर अदरवाइज, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है दे लार्जली डिपेंड ऑन कंपोनेंट पार्ट्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर, कहीं से भी लाया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये 28वां सवाल था, तो यहां तक आपके होते हैं 28 सवाल और यहां पर ये समाप्त होता है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2024 का पूरा जो है टोटल एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर आपको दे दिया है, आपको क्वेश्चन का नेचर, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, ये सब का सब आइडिया आपको हो गया होगा। अब आपके दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन होगा डोमेन सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और चाहे वही बात फिर से कि अगर आप जो है एनसीटी की तैयारी करो, चाहे बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। अभी इसका फीस सिर्फ 2499 है, जुड़ करके तैयारी करो, ठीक है। और शानदार तरीके से अपना एक सीट जो है, ये देखो पिछले साल का इतना सारा रिजल्ट रहा है, 472 नंबर, 432, 448, ये सारे बच्चे हैं जो कि 400+ नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। वैसे तो कईयों का यहाँ पे आया है 446 नंबर आया है, 476 नंबर, 424 नंबर, ठीक है। तो वैसे तो कईयों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोर किए हैं, मतलब 400+ स्कोर किया कि 380, बहुत अच्छे अंक इनके आए थे और इनका एडमिशन भी बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में हुआ है, ठीक है। कई लोगों का आईआईटी में एडमिशन हुआ है, कई लोगों का एनआईटी में एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ रिजल्ट है, कुछ यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप भी तैयारी करो जुड़ करके। इस लिस्ट में अभी इन लोगों का नाम लगा हुआ, अगली बार आपका बारी है, आपका भी इस लिस्ट में नाम लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।